आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भारत में एजुकेशन सेक्टर पर काफी काम हुआ है और अभी तक लंबा फासला भी तय करना बाकी है। लंदन में क्यूएस द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें भारत की रैंकिंग भी काफी अच्छी पाई गई है और इसके साथ ही दुनिया भर के 1000 यूनिवर्सिटी के आंकड़ों में भारत के 41 यूनिवर्सिटी की जगह हासिल की है, जिसमें आईआईटी ने अपना दबदबा कायम रखा है। दूसरी तरफ जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया भर में उच्च शिक्षा और गुणवत्ता के लिए सर्वे का काम करने वाली लंदन स्थित क्वेली साइमन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान को दक्षिण एशिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ विश्वविद्यालय बताया गया है। IISc बेंगलुरु दुनिया के उच्च शिक्षण संस्थानों में 155वें स्थान पर है। क्यूएस की ओर से जारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत के 4 IIT संस्थानों ने भी दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में जगह बनाई है। क्यूएस रैंकिंग की इस लिस्ट में IIT बॉम्बे ने 5 पायदान की छलांग लगाते हुए 172वां स्थान हासिल किया। IIT बॉम्बे को भारत का दूसरा सबसे अच्छा संस्थान बताया गया है, जबकि IIT दिल्ली ने 11 स्थान ऊपर चढ़कर 174वें स्थान को हासिल किया है। IIT कानपुर ने 13वें पायदान ऊपर चढ़कर इस रैंकिंग के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ 264वां स्थान हासिल किया है, जबकि IIT रुड़की 31 स्थानों की छलांग लगाते हुए अपने 369वें स्थान को हासिल कर पाई है। वह क्यूएस रैंकिंग की सूची में IIT इंदौर को 396वां स्थान प्राप्त हुआ है। कई यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में हुई गिरावट। एक तरफ जहां 13 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में सुधार हुआ, तो वहीं क्यूएस के अनुसार जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों की क्यूएस रैंकिंग में गिरावट आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस बार की क्यूएस रैंकिंग की सूची में 521 से 530 स्थान की श्रेणी में रखा गया है, जबकि पिछली बार इसे 501 से 510 स्थान की श्रेणी में रखा गया था। जेएनयू को इस बार की क्यूएस रैंकिंग की सूची में 601 से लेकर 650 स्थान की श्रेणी में रखा गया है, जबकि पिछली बार इसे 561 से लेकर 570वें स्थान की श्रेणी में रखा गया था। तो वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया को इस बार की क्यूएस रैंकिंग की सूची में 801 से 1000 स्थान की श्रेणी में रखा गया है, जबकि पिछली बार इसे 751 से 800 स्थान की श्रेणी में रखा गया था। इसके अलावा जामिया हमदर्द को 1201 से 1400 स्थान की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा हैदराबाद विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT भुवनेश्वर की रैंकिंग में भी गिरावट दर्ज की गई है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के मुताबिक दुनिया में टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज में चीन की तीसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। चीन की 71 यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में शामिल है। हालांकि चीन अभी भी ब्रिटेन के 90 यूनिवर्सिटीज और अमेरिका के 201 यूनिवर्सिटीज से पीछे है, लेकिन चीन को लेकर जो चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं कि पिछले साल तक एक भी चीनी यूनिवर्सिटीज क्यूएस टॉप 15 ग्लोबल रैंकिंग में नहीं थी, लेकिन इस साल चीन के 2 यूनिवर्सिटीज ने टॉप 15 में अपनी जगह बनाई है। इस लिहाज से देखें तो भारत के शिक्षण संस्थाओं को अभी लंबा सफर तय करना होगा। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। भारत में एजुकेशन सेक्टर पर काफी काम हुआ है और अभी भी लंबा फासला तय करना बाकी है। लंदन में क्यूएस द्वारा जारी किए गए दुनिया भर के 1000 यूनिवर्सिटी के आंकड़ों में भारत के 41 यूनिवर्सिटियों को जगह मिली है, जिसमें आईआईटी ने अपना दबदबा कायम रखा है। दूसरी तरफ जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया भर में बेस्ट यूनिवर्सिटीज के रैंक का निर्धारण करने वाली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है। क्यूएस के सीईओ नुंजियो क्वाक्रेली ने लंदन में ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी है। इसमें भारत के 41 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। पिछले साल ये संख्या 35 थी। इस साल 7 नई यूनिवर्सिटीज ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। रिसर्च की बात करें तो इस साल भारतीय यूनिवर्सिटी की इमेज बेहतर हुई है। IISc बेंगलोर को
सिटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर में दुनिया भर में पहला स्थान मिला है। इस साल दुनिया भर में कुल 1422 संस्थानों को QS रैंकिंग में शामिल किया गया था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जिनकी बहुत ही ऊपर की रैंकिंग है और इंडिया के लेवल में यहाँ बहुत अच्छा रिसर्च अनुसंधान सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ये रैंक है ये कंसर्निंग है। और कंसर्निंग इसलिए भी है कि अभी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने इंटरनेशनलाइजेशन की बात की है, ग्लोबल पार्टनरशिप कोलैबोरेशन की बात की है और उसके साथ साथ हमने ये कहा है कि गुणवत्ता और हमारा जो अलाइंड होगा सारे कोर्स करिकुलम, तो वो सब एक जो है ग्लोबल मानक मापदंड पे आएगा और उसमें हमारी वो लेवल और रैंकिंग बढ़ेगी और उसके लिए जो रैंकिंग के सारे मापदंड हैं वो हम लोग सब लोग मदद कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये रैंकिंग परमानेंट है, ये टेम्पररी है और भारत का वैसे भी रहा है कि एजुकेशन और शिक्षा में और यहाँ का जो वर्कफोर्स है पूरी दुनिया में है, तो ये रैंकिंग टेम्पररी है, परमानेंट रैंकिंग अच्छी है। जी जी जी। और सर आप क्या समझते हैं कि इसके बारे में कि अगर नई शिक्षा नीति के लागू होने से शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे ख्याल से शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी पहल है और ये भारतीय नई शिक्षा नीति से पूरे देश में जितनी भी विश्वविद्यालय है उसमें रिफ्रेशर कोर्सेज, उसमें रिसर्च के लिए सारा इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने ये चीज़ को बड़ा ही प्रायोरिटी में लिया है और प्रायोरिटी में लेकर के इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है और वो चाह रहे हैं कि हमारा जो है इंटरनेशनलाइज लेवल पे इसकी रिकॉग्निशन हो, क्योंकि अभी जो वर्कफोर्स है इंडिया का वो ग्लोबल वर्कफोर्स है। इंडिया में 70% यंग हैं जो कि 35 एंड बिलो है, जो कि ग्लोबल वर्कफोर्स में है एंड पूरी दुनिया में युवाओं की कमी है। तो युवाओं को कल को रोजगार और उनको अच्छी ज्ञान और नौकरी के लिए पूरी दुनिया में अगर जाएंगे, उसके लिए थोड़ी सी यूनिवर्सिटी को स्किल डेवलपमेंट। QS क्या है रैंकिंग? दुनिया की यूनिवर्सिटी को लेकर क्वाक्वेली साइमंड्स द्वारा हर साल ये रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निर्धारित मानकों के आधार पर पॉइंट्स देकर की जाती है। ऐसे संस्थान जो रैंकिंग में शामिल विषयों में UG और PG कोर्सेज को ऑफर करते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। QS रैंकिंग 2022 में फैकल्टी एरिया रैंकिंग के पैरामीटर बदले गए थे। इसके अनुसार जिन मानकों पर यूनिवर्सिटी को पॉइंट्स दिए जाते हैं। लंदन के क्वाक्वेली साइमंड्स ने दुनिया के सबसे अधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। इसमें बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान को दक्षिण एशिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ यूनिवर्सिटी बताई गई है। QS की ओर से जारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में भारत के 4 IIT संस्थानों ने दुनिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की सूची में अपना स्थान बनाया है। QS रैंकिंग की सूची में IIT बॉम्बे ने 5 पायदान की छलांग लगाते हुए 172वां स्थान हासिल किया है। IIT बॉम्बे को भारत का दूसरा सबसे अच्छा संस्थान बताया गया है, जबकि IIT दिल्ली ने 11 स्थान ऊपर चढ़कर 174वां स्थान हासिल किया है। IIT कानपुर ने 13 पायदान ऊपर चढ़कर इस रैंकिंग के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ 264वां स्थान हासिल किया है, जबकि IIT रुड़की 31 स्थानों की छलांग लगाते हुए अपने उच्चतम रैंक 369 पर पहुंच गई है। QS रैंकिंग की सूची में IIT इंदौर को 396वां स्थान दिया गया है। रैंकिंग के अनुसार OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी लगातार तीसरे साल QS की सूची में सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाला निजी यूनिवर्सिटी है। कुल 41 भारतीय यूनिवर्सिटी ने QS रैंकिंग की सूची में स्थान प्राप्त किया है, जिनमें 12 के रैंक में सुधार हुआ है।
12 की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 10 संस्थान की रैंक में गिरावट आई है, जबकि देश के 7 यूनिवर्सिटी पहली बार इस सूची में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। भारत के टॉप इंस्टीट्यूट ग्लोबल रैंक IISc बेंगलुरु 155, IIT बॉम्बे 172 पर है, IIT दिल्ली 174 पर, IIT मद्रास 250 पर, IIT कानपुर 264, IIT खड़गपुर 270, IIT रुड़की 369, IIT गुवाहाटी 384, IIT इंदौर 396, दिल्ली यूनिवर्सिटी 521। भले ही देश के यूनिवर्सिटी का दुनिया में उस तरह का दबदबा नहीं है जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड और चीन का है, लेकिन राहत की बात यह है कि रिसर्च के मामले में IICIS बेंगलुरु को दुनिया में पहला स्थान हासिल हुआ है। QS के CEO नुंजियो क्वाकवेरली ने लंदन में ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की, जिसमें भारत की 41 यूनिवर्सिटीज ने जगह बनाई। पिछले साल ये तादाद 35 थी और इस साल 7 नई यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। रिसर्च की बात करें तो इस साल भारतीय यूनिवर्सिटीज की इमेज पहले से बेहतर बताई गई है। IICS बेंगलुरु को सिटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर में दुनिया भर में पहला नंबर मिला। इस साल दुनिया भर से कुल 1422 संस्थानों को QS रैंकिंग में शामिल किया गया था। क्या है QS रैंकिंग? दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को लेकर क्वाकवेरली साइमंस द्वारा हर साल ये रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निर्धारित मानकों के आधार पर पॉइंट्स देकर की जाती है। ऐसे संस्थान जो रैंकिंग में शामिल विषयों में UG और PG कोर्सेज ऑफर करते हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। देश में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की बात लंबे अरसे से की जा रही थी। मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है, नई शिक्षा नीति को लागू कराया, लेकिन अब भी लंबा फैसला तय करना बाकी है। एक तरफ देश में जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान की कमी है, तो वहीं मौजूदा समय में जितने शिक्षण संस्थान हैं, वहां फैकल्टी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 12वीं के बाद कई छात्र उच्च शिक्षा के लिए शहरों का रुख करते हैं, लेकिन सीटों की तादाद सीमित होने के कारण कई छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाता। ऐसे में बड़ा तबका हायर एजुकेशन से महरूम रह जाता है। देश में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसे मौलिक अधिकार बताया गया। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अलग अलग योजनाएं और कार्यक्रम चलाए। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का अंबार है और ऐसे उपायों की तलाश लगातार जारी है जिससे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सके। हमारे देश का शिक्षा क्षेत्र शिक्षकों की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। UGC द्वारा कुल स्वीकृत पदों में से 35% प्रोफेसर के पद, 46% एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 26% सहायक प्रोफेसर के पद खाली हैं। टॉप 200 विश्व रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को जगह मिल पाती है। उच्च शिक्षा में नामांकन का एक बड़ा हिस्सा राज्यों की यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े हुए कॉलेजेस से आता है, जबकि इन राज्य यूनिवर्सिटीज को अपेक्षाकृत बहुत कम अनुदान मिलता है। UGC के बजट का लगभग 65% केंद्रीय यूनिवर्सिटीज और उनके कॉलेजेस को मिल जाता है, जबकि स्टेट यूनिवर्सिटीज और उससे एसोसिएटेड कॉलेजेस को सिर्फ 35% राशि मिल पाती है। दूसरी तरफ वर्तमान में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो दूसरी तरफ विदेशों की यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं होता। वहां फैकल्टी के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ही होता है।
फिलहाल इस तरह की कोई व्यवस्था भारत में लागू नहीं है, जिसकी वजह से देश का हायर एजुकेशन सिस्टम काफी प्रभावित होता है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। तो चलिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब रुक करेंगे एक बार फटाफट खबरों का। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान बोले जेपी नड्डा, जब लोग उनसे कहते हैं कि देश बदल रहा है तो वो जवाब देते हैं कि देश बदल नहीं रहा, बदल गया है। देश भर में धर्म जाति को लेकर के चल रहे विवाद पर गर्म सियासी पारा। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का बयान आया सामने। कहा, देश में बने धर्मांतरण कानून। दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी समेत 40 बड़े कई बड़े नेता बने स्टार प्रचारक। वोट डालने के बाद सीएम गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी चाहती तो कभी भी चुनाव नहीं होते। ओवैसी के समर्थन पर भड़के मनसे प्रमुख। कहा, निजाम के वंशजों से लेते हैं समर्थन। शिवसेना का हिंदुत्व उजागर हो गया। नुपुर शर्मा के समर्थन में आए बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया ट्वीट। लिखा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी है बागी। नवाब मलिक और अनिल देशमुख पक्ष में बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, दोनों अभी साबित नहीं हुए दोषी। विधानसभा में वोट डालने का संविधान में है अधिकार। खुद पर हुई एफआईआर पर बोले नरसिंह आनंद महाराज। मुसलमानों को खुश करने के लिए दिल्ली पुलिस ने की थी एफआईआर। कानपुर हिंसा मामले में अभी भी इलाके में है तनाव। जुमे की नमाज को लेकर के पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। घटनास्थल पर भारी सुरक्षा बल मौजूद रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हुई पत्थरबाजी। जम्मू कश्मीर में नुपुर शर्मा के विवादित बयान का लगातार हो रहा विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान दूसरे समुदाय ने भी दिया भड़काऊ बयान। हालात बिगड़ने पर किश्तवाड़ में लगाया गया कर्फ्यू। लखनऊ में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक पद्मश्री बाबा योगेंद्र का निधन हो गया है। इसको लेकर के शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को किया गया नजरबंद। बस किराए में वृद्धि के खिलाफ करने वाले थे आंदोलन। दिल्ली में एमसीडी स्कूल का बजा डंका। दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में बनाई जगह। कोरोना काल में छात्रों की नहीं कम हुई थी संख्या। मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नोएडा के सेक्टर 142 और बोटेनिकल गार्डन के बीच चलेगी मेट्रो। हजारों यात्रियों को आने जाने में होगी अब सुविधा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ उपराज्यपाल की हुई मीटिंग। नजफगढ़ ड्रेन को टूरिस्ट स्पॉट बनाने को लेकर के चर्चा की गई। सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदूषण को कंट्रोल करने में लगी उत्तराखंड सरकार। 1 जुलाई से प्लास्टिक की वस्तुओं पर लगेगा पूरी तरीके से बैन। पर्यावरण मंत्रालय के आदेशों पर 13 निकायों में जारी किए गए नोटिफिकेशन। मुंबई के बांद्रा वल्लीसी लिंक पर हुआ भयंकर एक्सीडेंट। टैक्सी ने 2 लोगों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरे की गंभीर हालत बताई जा रही। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही एक्सीडेंट के मामले। यूपी के औरैया में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 महिलाओं और 1 बच्चे समेत 4 लोगों की गई जान और 6 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में छाया हुआ जल संकट। पानी और बिजली की समस्या की वजह से जूझ रहे लोग। गंदा पानी पीने को मजबूर हैं ग्रामीण। उत्तराखंड में जारी गर्मी का कहर। तेज धूप की वजह से लोगों का बुरा हाल। बच्चे और बुजुर्ग हो रहे डायरिया के शिकार।
चारधाम यात्रा के दौरान मौत के आंकड़ों में लगातार होता जा रहा इजाफा। राजस्थान के तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से हुई मौत। अब तक 68 यात्री तोड़ चुके अपना दम। उत्तराखंड के रामनगर में चोरों ने नहीं छोड़ा सिपाही का घर। घर से जेवर नकदी लेकर के हुए फरार। चेहरों ने साथ ही छोड़ी कारतूस की बेल्ट। उत्तराखंड के कटीमा में मामूली विवाद पर आपस में भिड़े दो पक्ष। एक पक्ष ने दूसरे पर लोहे की रॉड से किया हमला। युवक की मौत। मृतक के पिता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। झांसी से हैरान करने वाला मामला आया सामने। बिना रोक टोक मोबाइल गेम खेल सके इसलिए मां बाप को नींद की गोलियां दे रहा था बेटा। और देश में फिर से बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 7,584 नए मामले आए सामने। 24 मरीजों की गई जान। और इसी के साथ फिलहाल फटाफट खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।